हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ 1 राग की रस्सी के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो आइए इसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं और याद करते हैं। पहला शब्द है हाजिर जवाबी। इसका अर्थ है किसी बात का जवाब तुरंत देना। समस्या, समस्या का अर्थ है कठिनाई। आप बीती, आप बीती का अर्थ है अपने साथ हुई कोई घटना। यकीन, यकीन का अर्थ है विश्वास या भरोसा। विजयी भाव, विजयी भाव का अर्थ है जीतने का भाव। असंभव, असंभव का अर्थ है न हो सकने वाला या नामुमकिन। चकित, चकित का अर्थ है हैरान। बिना वक्त गवाए, बिना वक्त गवाए का अर्थ है समय खोए बिना, समय खोए बिना। अगला शब्द है होशियार। होशियार का अर्थ है बुद्धिमान। रवाना, रवाना का अर्थ है भेजना। हल करना, हल करना का अर्थ है समस्या को सुलझाना या कठिनाई का दूर होना। हवाले, हवाले का अर्थ है सौंपते हुए या देते हुए। संदेश, संदेश का अर्थ है खबर या समाचार। मंजूर, मंजूर का अर्थ है मान लेना। धरी रह गई, धरी रह गई का अर्थ है रखी रह गई। प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ है बात। तो हमारे शब्दार्थ हो चुके हैं। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। भोला भाला, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? हमारे विचार से वो सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। खो, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो अगर तिब्बत के मंत्री की जगह मैं होती तो मैं अपने बेटे को अपने पास प्यार से बिठाकर समझाती। शहर की तरफ, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। को, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वो दुनियादारी को समझ सके। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो जो मंत्री था उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर इसलिए भेजा था क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा समझदार और होशियार होते हैं, तो उनका बेटा वहाँ जाकर समझदारी और चालाकी सीख सके, इसलिए उन्होंने कहाँ भेजा था? शहर भेजा था। गो, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको खुद स्वयं से करना है। ठीक है, आपको अपने घर के आसपास के लोगों से पता करना है कि वो किसी दूसरी जगह से आकर यहाँ बसे हैं। ठीक है, और जो उन्होंने निर्णय लिया है यहाँ आने का, क्या वो उससे खुश हैं? ठीक है, और उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ी थी? तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। अगला है जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और
स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो जैसे गेहूं और जौ इन्होंने दे रखा है 2 अनाजों के नाम, गेहूं और जौ, वैसे आपको 4 अनाजों के नाम बताने हैं। पहला है बाजरा, चना, मक्का और सोयाबीन। तो 4 प्रकार के अनाज कौन से हुए? बाजरा, चना, मक्का तथा सोयाबीन। आइए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, किसके बारे में बताएगी? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमें पूरी जाति का बोध कराए, ठीक है, उसकी पूरी जाति का बोध कराए, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो जो नीचे हमें संज्ञाएं दे रखी है, इनको 2 प्रकार की संज्ञाओं में वर्गीकृत करना है, बांटना है। पहला कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी जातिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं। पहले दे रखा है लेह। लेह क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है। तो विशेष स्थान का नाम है तो क्या है ये? कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? व्यक्तिवाचक, क्योंकि जब भी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आएगा तो क्या होगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है धातु। अब इसमें क्या बता रखा है? खाली धातु। अब विभिन्न प्रकार की धातु के नाम नहीं बता रखे हैं, तो धातुओं को इकट्ठा कर दिया, यानी पूरी जाति को बता दिया धातु की। तो क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। अगला है शेरवानी। शेरवानी क्या होती है? कपड़ों के प्रकार हैं, ये भी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा हम धारण करते हैं, तो एक प्रकार की ये वेशभूषा है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला है भोजन। अब भोजन तो कोई भी हो सकता है, कई प्रकार का भोजन होता है, तो इसने इसको सम्मिलित कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। तो भोजन क्या है? अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। अगला है तांबा। तो किसी विशेष धातु का नाम है तांबा, तो इसलिए क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? एक प्रकार का भोजन है, यानी विशेष नाम हुआ ये भी, तो खिचड़ी क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दे रखा है शहर। शहर कोई भी हो सकता है, किसी निश्चित शहर का नाम नहीं दे रखा, ना किसी विशेष स्थान का नाम नहीं दे रखा, तो क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा। अगला है वेशभूषा। अब वेशभूषा कई प्रकार की होती है, ठीक है, तो इसने किसी विशेष नाम नहीं बता रखा, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं ख भाग। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो ऊपर से जो जातिवाचक संज्ञाएं थी, उनके लिए हमें क्या लिखनी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी थी? धातु। तो धातु के लिए हमें 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। तो धातु के लिए पहले तो यही हो गई तांबा, और क्या हो सकती हैं? सोना, चांदी, पीतल, ये सभी क्या है? धातुएं। अगला चलते हैं हम। अगला है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? भोजन। तो भोजन में क्या आएगा? रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला है जातिवाचक शहर। शहर क्या थी? जातिवाचक संज्ञा थी।
तो इसके लिए हमें क्या बनानी है, अब 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनानी है। तो जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी क्या है, शहरों के नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे है वेशभूषा। वेशभूषा यानी कई प्रकार के जो हमारे परिधान होते हैं वो। तो इसके लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकती हैं, धोती, साड़ी, कमीज, ये सभी क्या है, वेशभूषा। अगला है तुम शेर मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल हो। तो जो ऊपर वाला प्रश्न था ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। अगला है दूसरा प्रश्न। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तो क्या जो मंत्री थे उनको सच में यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं था कि उन्हें वह बात पसंद नहीं आई, लेकिन जो मंत्री थे उन्हें पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा चालाक और होशियार बने, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें दोबारा से इन भेड़ों को लेकर जाना है और स्वयं ये करना है, स्वयं 100 जौ के बोरे खरीदने। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। अगला है बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। तो जो आपको वाक्य दे रखे हैं इनको किसी और प्रकार से भी हम कह सकते हैं, तो वो बताना हमें किस प्रकार से हम कह सकते हैं। पहला है क, चैन से जिंदगी चल रही थी, यानी हम कह सकते हैं इसको आराम से जिंदगी चल रही थी, आराम से जिंदगी या आराम से जिंदगी कट रही थी। अगला है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी इसका हम दूसरे तरीके से किस प्रकार से कह सकते हैं कि वो होशियार नहीं था, वह होशियार नहीं था। गो, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इसका दूसरे प्रकार से हम क्या कह सकते हैं इसको, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसको दूसरी प्रकार से कहेंगे, मैं इसके लिए उपाय बता देती। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो इसे हम किस प्रकार कहेंगे, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। लोनप्पोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियार होता है समझदार और चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर होना। तो जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है, तरह तरह की बातें बनाता है, उसे हम चालाक कहते हैं, ठीक है। जो दूसरे व्यक्तियों से काम निकलवाने के लिए मीठी मीठी बातें बनाता है उसे हम क्या कहेंगे,
चालाक। और होशियार किसे कहेंगे? जो व्यक्ति समझदारी से काम लेता है उसे हम होशियार कहेंगे। इसी प्रकार भोला, तो भोला, भोला का क्या अर्थ हुआ? सीधा साधा होना। भोला सीधा साधा होना। जिस प्रकार से लोनप्पो का बेटा क्या था? भोला था। अगला है बुद्धू, तो बुद्धू का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ। हमारा आखिरी प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? तो लड़की को हम समझदार तथा बुद्धिमान दोनों कहेंगे, क्योंकि उसने अपनी समझ और बुद्धि के बल पर ही हर समस्या का समाधान निकाला था। ठीक है, तो हमारे पाठ 1 के शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए हमने, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।